तो वेलकम बैक टू अ सीरीज ऑफ अपना 100% देंगे, जहां पर हम आपके लिए ला रहे हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 2025। तो यार आज की वीडियो में मैं एक बार फिर से आपको करवाने वाली हूँ आपका बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा यार कि ऑलमोस्ट आधी वीडियो के बाद हमारे माइक ने हमें धोखा दे दिया था, माइक चलना बंद हो गया था, इसलिए कल भी हम वीडियोस नहीं डाल पाए थे क्योंकि माइक रिपेयर होने गया हुआ था। छोटा सा माइक है, बहुत बड़ी दिक्कत इसने खड़ी कर दी थी, लेकिन आज हम फिर से आपके लिए ले आए हैं वीडियोस। आज हमारा माइक ठीक हो चुका है एंड आज से फिर से रेगुलरली 5 बजे आएंगे इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज की वीडियो एंड 8 बजे अकाउंट्स की वीडियो। बिजनेस स्टडीज में सिर्फ 2 ही हमारी वीडियोस और रह गई हैं, एक ही और एक लास्ट वाले 2 चैप्टर्स की, और इकोनॉमिक्स में सिर्फ इंडियन इकोनॉमिक्स की वीडियोस हमारी रह गई हैं। इसके बाद ऑलमोस्ट 14 to 15 ऑफ फरवरी तक हमारे सारे PY3 की सीरीज जो है खत्म हो जाएगी। उसके बाद आएगा बिजनेस स्टडीज का मैराथन 18, 19, 20, 21। जब भी बिजनेस स्टडीज की जो भी हमारी गैप की डेज हैं, गैप डेज हैं, उनमें आपके लिए आने वाला है बिजनेस स्टडीज का मैराथन, जिसमें मैं पूरी का पूरा सिलेबस जो है आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे चैप्टर्स जो है हम रिवाइज करने वाले हैं। अगर मैराथन को आप लाइव देखना चाहते हो तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि मैं लाइव करूं या रिकॉर्डेड वीडियो चालू। इफ यू वांट लाइव तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर बहुत सारे बच्चे लाइव के लिए एग्री करेंगे तो हम डेफिनेटली बिजनेस स्टडीज की मैराथन का लाइव लेकर के आएंगे। ठीक है, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं जहां पे पिछली वीडियो हमने छोड़ी थी उसके आगे। उसका लिंक जो है मैं आई बटन में ऊपर डाल दूंगी। ऑलमोस्ट आधे घंटे की वीडियो हो गई थी, इसके बाद माइक बंद हो गया था, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था फंक्शंस ऑफ सेबी के ऊपर। हमने क्वेश्चन करना था डिफरेंस बिटवीन मनी एंड कैपिटल मार्केट का, यहीं से हमने वीडियो को शुरू करना था। तो शुरू करते हैं वीडियो को, चलो। तो हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। चलो, टेबल हमने बना लिया है। टेबल आपको भी हमेशा बनाकर आना है जब भी आप डिफरेंस बनाओगे। पहले आपने बेसिस बताना है, फिर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के बारे में आपने बताना है। सबसे पहली चीज मैं बात करूं कि मनी और कैपिटल मार्केट की अगर मैं बात करूं, पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, कौन लोग मनी मार्केट में या कैपिटल मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो देखो, मनी मार्केट में मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं हमारा सेंट्रल बैंक, हमारे देश की गवर्नमेंट, हमारे देश के सारे बड़े जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो, हमारे देश में अगर कोई भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ये सभी लोग जो है मनी मार्केट में ट्रेड करते हैं। पर ऑन द अदर हैंड अगर मैं कैपिटल मार्केट की बात करूं, कैपिटल मार्केट में कंपनीज तो होती ही हैं, बैंक्स भी होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक जो मेजर इसमें इन्वेस्टर्स होते हैं वो होती है हमारी जनरल पब्लिक या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर भी हम इनको बोलते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर हम जिसको बोलते हैं, वो लोग जो है कैपिटल मार्केट में ट्रेड करते हैं। इसके अलावा एक जो मेजर पार्टिसिपेंट होते हैं वो होते हैं हमारे फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी जिसको हम बोलते हैं, वो लोग भी यहाँ पर ट्रेड करते हैं, जो कि मनी मार्केट में ट्रेड नहीं करते। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्या चीजें होती हैं जो यहाँ पर खरीदी और बेची जाती हैं। मनी मार्केट में जो चीजें बेची जाती हैं वो यूजुअली होती है ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, कमर्शियल पेपर्स, ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर बेची जाती हैं। ठीक है, एटसेट्रा आप साथ में लिख सकते हो। अगर 2-3 और आपको नाम पता है तो आप 2-3 बता सकते हो, वरना अगर 2 भी बता दिए तो दैट इज इनफ। यहाँ पर जो मेजर इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेड करे जाते हैं वो होते हैं हमारे शेयर्स, इक्विटी यानी कि, इसके अलावा डिबेंचर्स, ये जो है मेजरली यहाँ पर ट्रेड करे जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो मेजर डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है, देखो सबसे पहले तो आती है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर आता है टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने टाइम के लिए आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है। फिर आता है रिस्क, फिर आता है रिटर्न। ठीक है, तो अगर मैं अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करूं, यहाँ पे अमाउंट हाई होता है पर वो बहुत कम टाइम के लिए आपको जो है इन्वेस्ट करना होता है। यहाँ पर अमाउंट जो है थोड़ा कम होता है पर वो ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट होता है। अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो इसमें रिस्क कम होता है, लेकिन एंड साइड बाय साइड इसमें जो है रिटर्न भी कंपैरेटिवली कैपिटल मार्केट से कम होता है। इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, पर रिस्क है तो इश्क है, तो रिस्क होगा तो इसमें जो रिटर्न होगा वो भी कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। तो देखो, मनी मार्केट में यूजुअली हमें 25,000, 20,000, 30,000 इतना अमाउंट तो मिनिमम इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। यहाँ पर आप वेरी लो अमाउंट, जैसे कि 100 रुपए जैसा छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट करके आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए होता है, यूजुअली विच इज लेस देन 1 ईयर के टाइम के लिए यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो। यहाँ पे आप बहुत हाई टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो। यहाँ पर जो है रिस्क कम होता है, यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है। रिस्क कम है तो इसलिए कंपैरेटिवली रिटर्न भी यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे कंपैरेटिवली जो रिटर्न है वो भी ज्यादा होता है। इसके अलावा एक और पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो लिक्विडिटी का।
एक और पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो लिक्विडिटी का। तो इसकी लिक्विडिटी होती है हाई, कि आप इसको बहुत जल्दी मनी की फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और यहाँ पर इसकी जो लिक्विडिटी होती है वो होती है लो, कि आप इसको बहुत जल्दी मनी की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते अपनी सिक्योरिटीज को। ठीक है, देखो पहले तो दो जो है पार्टिसिपेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स आपको बताने ही पड़ेंगे, उसके बाद लो हाई के टर्म्स में आप जो याद कर सकते हो अमाउंट, टाइम, रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी। ठीक है, आप पेपर में हाई और लो नहीं लिख के आओगे, मैंने हाई और लो इसलिए लिखा है ताकि आपको जल्दी से याद हो सके कि 3 चीजों में वो अच्छा है, 3 चीजों में वो अच्छा है, इसमें ये हाई है, इसमें ये लो है, इस तरीके से जल्दी से आप याद करो। लेकिन पेपर में सिर्फ हाई और लो नहीं लिख के आओगे, प्रॉपर सेंटेंस बना के एक्सप्लेन करके आओगे। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट, so in the money market we have to invest higher amounts, like minimum 20,000 25,000 we have to invest from in the capital market we can start trading by investing very low amount, as low as rupees 100 we can start investing. We have to invest in the capital market for a higher time period. In the money market we can invest for lower time period which is less than 1 year. Within 1 year हमें हमारे इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस मिल जाता है. कैपिटल मार्केट इज रिस्कियर, मनी मार्केट इज लेसर रिस्की, इट गिव्स लेसर रिटर्न, इट गिव्स हायर रिटर्न. आपको इस तरीके से सेंटेंस बनाकर जो है एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा अपने पेपर में. इस सारी चीज को नोट डाउन करो, इसके नोट्स बना लो एंड उसके बाद हम आगे चलते हैं. देखो सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखना है, साथ के साथ सारी चीजों के नोट्स बनाने हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस. वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए, हमारे डे टू डे नीड्स के लिए जो कैपिटल हमें चाहिए होती है वो होती है वर्किंग कैपिटल. जैसे कि हमें रेंट पे करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर का बिल पे करने के लिए, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो डे टू डे एक्सपेंसेस में आता है, उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा डालें ये हमें कैसे पता चलेगा, उसके वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा डालना है, उस चीज को, उस डिसीजन को ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और क्रेडिट कैसे अफेक्ट करता है. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का देखो क्या मतलब है. एफिशिएंसी के बारे में आप चैप्टर नंबर 1 से पढ़ते आ रहे हो. एफिशिएंसी मतलब कॉस्ट, है ना, चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हो ना, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस. तो एफिशिएंसी में मैं क्या करवाती थी, एफिशिएंसी में C फॉर कॉस्ट होता था. एफिशिएंसी मतलब अगर ज्यादा एफिशिएंट है तो आप कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्टिविटी ला रहे हो, यही मतलब होता था एफिशिएंसी का. तो अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हाई है, अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हाई है, इसका क्या मतलब होगा कि बहुत कम कॉस्ट में आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी ला सकते हो. ज्यादा प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है कि आपने कम एम्प्लॉयज रखे और उनसे ज्यादा काम करा लिया, आपने कम रॉ मटेरियल लगाया और ज्यादा प्रोडक्ट निकाल लिया, इसका यही मतलब हुआ ना. तो अगर आपकी एफिशिएंसी हाई है तो कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्टिविटी आप ला सकते हो. इसका मतलब अगर आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हाई है तो वर्किंग कैपिटल में कम पैसा लगाकर भी आप अपना काम, अपनी प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो, यही तो मतलब हुआ इसका. ऑन द अदर हैंड अगर आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी लो है तो आपको ज्यादा कॉस्ट लगानी पड़ेगी प्रोडक्टिविटी के लिए. सेम यही प्रोडक्टिविटी लाने के लिए आपको ज्यादा कॉस्ट लगानी पड़ेगी, विच इज वाई आपकी जो वर्किंग कैपिटल में जो भी पैसा है अब वो आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी लो है, वर्किंग कैपिटल में कम पैसा, ज्यादा पैसा लगेगा. अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हाई है तो वर्किंग कैपिटल में कम पैसा लगेगा. इनवर्स रिलेशन है, एफिशिएंसी कम, वर्किंग कैपिटल ज्यादा, एफिशिएंसी ज्यादा, वर्किंग कैपिटल कम. ठीक है, क्योंकि अगर एफिशिएंसी ज्यादा तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगी, तो वर्किंग कैपिटल में कम पैसा लगा के भी काम चल जाएगा. दूसरी चीज होती है क्रेडिट अवेल. क्रेडिट अवेल का मतलब होता है कि जो भी तुम रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, जो भी तुम्हें पेमेंट्स करनी है वर्किंग कैपिटल से, क्या तुम वो उधार पे ले सकते हो, वो क्या तुम रॉ मटेरियल उधार पे खरीद सकते हो, क्या तुम रेंट 2-3 महीने डिले कर सकते हो, क्या तुम जो भी तुम्हें बिल भरने हैं, सैलरी या व्हाटएवर तुम्हें जो भी पैसा डे टू डे खर्चे करने हैं, क्या तुम वो उधार पे कर सकते हो, क्या तुम उसको 2-3 महीने डिले कर सकते हो. देखो होता क्या है, बहुत बार हर एक फैक्ट्री में यूजुअली क्या होता है, आप पहले रॉ मटेरियल खरीदते हो, रॉ मटेरियल खरीदते वक्त यू नीड मनी, या फिर सिंपल भाषा में बोला जाए, अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज की भाषा में बोला जाए, रॉ मटेरियल खरीदते वक्त आपको चाहिए कैपिटल. कौन सी कैपिटल, वर्किंग कैपिटल. रॉ मटेरियल खरीदने के बाद उसकी होती है प्रोसेसिंग. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम बोलते हैं. मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो जाता है मार्केट में, मार्केट में जाके आप उसकी मार्केटिंग वगैरह करते हो, फिर जाके वो होता है सेल. तो रॉ मटेरियल खरीदते वक्त आपको कैपिटल लगाना पड़ता है, और जब आप उसको सेल करते हो तब आपकी इनकम होती है, तब आप रेवेन्यू जनरेट करते हो. इन शॉर्ट खर्चा आप इस स्टेज पे कर रहे हो, उसके बाद 2-3 स्टेजेस के बाद यहाँ पे जाके आपको आपका पैसा वापस मिल रहा है. यानी कि अगर मैं यहाँ पे 10,000 लगाती हूँ
और अगर मुझे 2000 का प्रॉफिट होने के बाद 12,000 मिलता है तो 10,000 अभी लगाया, 12,000 मुझे मिलेगा, 2000 का प्रॉफिट मिलेगा पर काफी टाइम के बाद मिलेगा। तो इस बीच मुझे कोई भी पैसा नहीं मिल रहा और मुझे पैसा लगाना पड़ रहा है। तो क्या मैं ये रॉ मटेरियल जो मैंने 10,000 का खरीदा था, क्या मैं इसको उधार पे खरीद सकती हूँ? अगर मैं इसको उधार पे खरीदूंगी तो क्या होगा, मुझे यहाँ 10,000 लगाना ही नहीं पड़ेगा, मैं सीधा यहाँ पे बेचूंगी सामान 12,000 का और 12,000 में से 2,000 का प्रॉफिट अपनी जेब में डालूंगी और 10,000 का रॉ मटेरियल का पेमेंट कर दूंगी। ठीक है ना? तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमें उधारी मिल जाए रॉ मटेरियल की या किसी भी चीज की, जो भी डे टू डे खर्चे हैं, तो उस उधारी की वजह से हमें वर्किंग कैपिटल में पैसा कम लगाना पड़ेगा। हम सीधा सामान बनाएंगे, सामान बेचेंगे, सामान बेचने के बाद जो पैसा आएगा सिर्फ उसी पैसे से हम पेमेंट कर देंगे। हमें अपनी जेब से वर्किंग कैपिटल में पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। अगर हमें उधार, अगर हमें क्रेडिट मिल गया तो क्या हमें क्रेडिट मिल रहा है या क्या हमें क्रेडिट नहीं मिल रहा है? अगर हमें क्रेडिट मिल रहा है तो अगर क्रेडिट अवेल्ड ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल में कम पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर क्रेडिट अवेल्ड कम है, हमें ज्यादा उधार नहीं मिल रहा या ज्यादा टाइम के लिए उधार नहीं मिल रहा, तो हमें वर्किंग कैपिटल में ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। इन शॉर्ट कंक्लूजन हमारे पास क्या निकल के आता है कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का भी इनवर्स रिलेशन है वर्किंग कैपिटल के साथ एंड क्रेडिट का भी इनवर्स रिलेशन है वर्किंग कैपिटल के साथ। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ज्यादा, वर्किंग कैपिटल कम, क्रेडिट ज्यादा, वर्किंग कैपिटल कम, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कम, वर्किंग कैपिटल ज्यादा, क्रेडिट कम, वर्किंग कैपिटल ज्यादा। इन शॉर्ट दोनों ही चीजों का वर्किंग कैपिटल के साथ एक इनवर्स रिलेशन हमें देखने को मिलता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोला है एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग विल अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। पिछले वीडियो में भी मैंने समझाया था कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब था, कि जो हमारी कंपनी की टोटल कैपिटल है उसमें डेट वाला हिस्सा, उधारी वाला, लोन वाला हिस्सा कितना है और उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल वाला हिस्सा कितना है। तो कितना हिस्सा डेट का है, कितना इक्विटी का है, इसका शेयर जो है, इसका टोटल जो है, इसको हम बोलते हैं हमारी कंपनी का ये टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे अफेक्ट करती है फ्लेक्सिबिलिटी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखो फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है, हम कहते हैं कि कोई भी कंपनी है ना इस दुनिया की, हर कंपनी की ना एक लिमिट होती है कि वो कितना उधार में कितना पैसा वो ले सकती है। ठीक है, चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी हो उसका भी एक लिमिट होगा, कोई भी उसको अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ लोन नहीं देगा, कोई भी बैंक या कोई भी नहीं देगा। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि देखो आपकी एक लिमिट है डेट की। ठीक है, अब अगर लेट्स से मैं कहती हूँ किसी कंपनी की लिमिट है वो 50 लाख रुपए की, कि उसको ज्यादा से ज्यादा ना मार्केट से 50 लाख का ही लोन मिलेगा। अगर उसके पास ऑलरेडी 50,000 की उधारी है तो कोई दूसरा बंदा उसको उधारी देने से डरेगा कि पहले ही 50 लाख की उधारी है और उधारी है तो ये चुकाएंगे कैसे। ठीक है ना, तो एक लिमिट होती है। तो कहती हूँ एक कंपनी जिसके पास 50 लाख की लिमिट है, अगर उसने ऑलरेडी सारे का सारा 50 लाख रुपए का डेट ले लिया तो कल को जब उसको कोई डिफिकल्ट कंडीशन, डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी, कोई उसको और उधारी नहीं देगा। समझ रहे हो? अगर आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा दो केस में चाहिए हो सकता है। एक हो सकता है कि नॉर्मल अपनी ग्रोथ करने के लिए पैसा चाहिए हो सकता है, नॉर्मल अपनी एक्सपेंशन करने के लिए पैसा चाहिए हो सकता है। एक हो सकता है कि कभी आपको एकदम सर्वाइवल की कंडीशन आ गई कि अब अगर पैसा नहीं मिला तो अब तो बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, दो सिचुएशन हो सकती है। सोचो एक बिजनेस था जिसने डे टू डे चीजों के लिए ही सारी की सारी 50 लाख रुपए की उधारी ले ली, तो कल को जब उसको सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए होगा तो उसको कोई पैसा देगा ही नहीं, क्योंकि लोग बोलेंगे यार पहले ही इतनी उधारी है इसके पास, वही नहीं चुका पा रहा, हम क्यों उधारी दे, हमारा भी नहीं चुकाएगा। तो ऐसे बिजनेस के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बचेगी कि वो मुश्किल सिचुएशन में और लोन ले सके। समझ रहे हो? तो कहने का ये तात्पर्य है कि अगर आप पहले ही सारा अपना डेट लेके रख लोगे, अपनी पूरी डेट की लिमिट खत्म कर दोगे, तो मुश्किल सिचुएशन में तुम्हें और उधारी नहीं मिल पाएगी, तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर तुम ज्यादा डेट लोगे तो तुम्हारी और डेट लेने की लिमिट खत्म हो जाएगी, तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर तुम डेट कम लोगे और इक्विटी से ज्यादा पैसा लोगे, इक्विटी का स्ट्रक्चर में तुम्हारे इक्विटी का कंट्रीब्यूशन अगर ज्यादा होगा तो तुम्हारे पास इन फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर डेट ज्यादा है तो फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तुम सर्वाइवल के केस में मुश्किल सिचुएशन में उधारी नहीं ले पाओगे। पर अगर डेट कम है तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है तो मुश्किल सिचुएशन में उधारी ले पाओगे। ये हमें इस पॉइंट में बोला है। दूसरी चीज आती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को अब देखो कैसे अफेक्ट करता है। मैं कहती हूँ एक कंपनी है जिसके पास बहुत ज्यादा उधारी है, बहुत ज्यादा डेट है। अगर ज्यादा डेट है तो इसको इंटरेस्ट भी ज्यादा पे करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। यानी कि कहा जा सकता है कि ये बिजनेस ना ज्यादा रिस्की है।
ये बिजनेस ना ज्यादा रिस्की है, ठीक है। अब एक बिजनेस है जो बहुत ज्यादा रिस्की है, क्या उसमें कोई भी इन्वेस्टर अगर अपना पैसा लगाने आएगा तो क्या वो खुशी खुशी पैसा लगा देगा एक रिस्की बिजनेस में? वो नहीं लगाएगा। वो बोलेगा कि भाई इसमें तो इतनी उधारी है, इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इतना पैसा लोगों का चुकाना पड़ेगा, ये तो बहुत रिस्की है, मैं आसानी से इसमें पैसा नहीं लगाऊंगा। अगर मैं पैसा लगाऊंगा तो एक बहुत हाई कॉस्ट पे पैसा लगाऊंगा, समझ रहे हो ना। तो अगर किसी बिजनेस में डेट ज्यादा है, उस बिजनेस में इंटरेस्ट ज्यादा पे करना होगा, तो उस बिजनेस के जो इन्वेस्टर्स हैं वो उस बिजनेस के इन्वेस्टर्स उस बिजनेस से खुश नहीं होंगे, वो दुखी होंगे, वो बोलेंगे कि बहुत रिस्की है। तो हम क्या करेंगे, अगर तुम बोलते हो कि 50 लाख रुपए दे दो फॉर 1% इक्विटी, हम 1% पे नहीं देंगे, हम तो 50 लाख रुपए देंगे फॉर 5% इक्विटी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बिजनेस तो बहुत रिस्की है। क्योंकि तुमने तो बहुत ज्यादा उधारी ले रखी है। तो अगर तुम 1% के लिए 50 लाख मांगते हो और इन्वेस्टर बोलता है एक की जगह मैं तो 5% के लिए दूंगा, तो इसका क्या मतलब है कि तुम्हारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत ज्यादा है, तुम्हें बहुत ज्यादा इक्विटी देनी पड़ रही है सिर्फ 50 लाख रुपए के लिए। तो अगर उधारी ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी ज्यादा है, क्योंकि इन्वेस्टर खुश नहीं है। इन्वेस्टर रिस्की चीज में पैसा लगाना नहीं चाहता, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास डेट कम है, तो डेट कम होने की वजह से क्या होगा, जो इंटरेस्ट है वो तुम्हें कम पे करना पड़ेगा, तो तुम्हारा बिजनेस कम रिस्की होगा। तो उस केस में जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर तुमसे बहुत खुश होगा और इन्वेस्टर बोलेगा कि अरे इसमें तो बिल्कुल रिस्की नहीं है, चलो ठीक है कोई नहीं, हम तो सस्ते में ही तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगा देंगे। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर डेट ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होगी, अगर डेट कम है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कम होगी। यानी कि एक डायरेक्ट रिलेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है बिटवीन द अमाउंट ऑफ डेट एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। दूसरी साइड एक इनवर्स रिलेशन हमें देखने को मिलता है बिटवीन द अमाउंट ऑफ डेट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। डेट ज्यादा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम, लेकिन डेट कम तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कम, और उस केस में फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा, ठीक है। ये हमें ओवरऑल यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड जस्ट लाइक दिस, और कोई भी फैक्टर अगर तुम पढ़ रहे हो, हर फैक्टर में ना इनवर्स रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशन निकालने की कोशिश करो, और अगर वो रिलेशन तुमने याद कर लिया ना, इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशन, तो ये सारे फैक्टर्स बहुत जल्दी तुम याद कर सकते हो। जैसे मैंने पहले भी तुम्हें बताया, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अगर ज्यादा होगी तो वर्किंग कैपिटल में कम, और क्रेडिट अवेल्ड अगर ज्यादा होगा तो वर्किंग कैपिटल कम। यानी कि इन दोनों का ही वर्किंग कैपिटल के साथ एक इनवर्स रिलेशन हमने पढ़ा था। इसी तरीके से सारी चीजों के तुम अगर डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन याद कर लोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेट नंबर 2 हमारे पास आता है, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर कंसीडर रिस्कियर। कैपिटल मार्केट में रिस्क ज्यादा होता है, ये मैंने पहले भी बताया था, लेकिन एट द सेम टाइम वो हायर रिटर्न भी इन्वेस्टर को देते हैं, ये भी मैंने बताया था जब हमने डिफरेंस किया था। तो मनी मार्केट रिस्की भी कम है और रिटर्न भी उसमें कम है। कैपिटल मार्केट रिस्की भी ज्यादा है और उसमें रिटर्न भी ज्यादा है, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए पैसा इसमें लगाना पड़ता है, ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। When the proportion of debt and equity is such that it results in an increase in the value of equity share, the dash is said to be optimal। देखो अभी मैंने बताया, जब proportion of debt और equity की बात करी जाए कि टोटल में डेट कितना परसेंट है, इक्विटी कितना परसेंट है, तो क्या वो वर्किंग कैपिटल है, क्या वो फिक्स्ड कैपिटल है, क्या वो कैपिटल स्ट्रक्चर है? वो कैपिटल स्ट्रक्चर है। अभी हमने जस्ट ये चीज पढ़ी है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डे टू डे में खर्चा करने के लिए तुम कितना पैसा अपने पास रखते हो। फिक्स कैपिटल का मतलब है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए तुम कितना पैसा अपने पास रखते हो। पर वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि जितना भी पैसा है तुम्हारे पास, जितनी भी कैपिटल है तुम्हारे पास, उसमें से उधारी का, डेट का कितना हिस्सा है और उसमें से इक्विटी शेयर का कितना हिस्सा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल नहीं, फिक्स्ड कैपिटल नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर हम इसको बोलेंगे। और अगर तुम्हारा इस तरीके का प्रोपोर्शन है डेट और इक्विटी का कि तुम्हारी इक्विटी शेयर की वैल्यू ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल है, ठीक है। अगर तुम्हारे कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से तुम्हारी इक्विटी शेयर पे रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बहुत अच्छी है, तो हम क्या बोलेंगे, तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे किसी भी बिजनेस का एक फाइनल गोल क्या है? फाइनल गोल है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स बिजनेस के ओनर है और ओनर हमेशा यही चाहेगा कि मेरी वेल्थ मैक्सिमाइज हो। तो कोई भी बिजनेस यही चाहेगा कि उसके शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो। तो अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ज्यादा है तो कैपिटल स्ट्रक्चर मेरा बहुत अच्छा है, बहुत ऑप्टिमल है। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
ट्रू फॉर प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या थी? इट इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट। पिछली वीडियो में देखो मैंने सारी चीजें रिवाइज करवाई थी, पिछली वीडियो में माइक बंद हो गया था इसलिए हम दूसरी वीडियो ला रहे हैं, बट आई हाईली सजेस्ट कि आज की वीडियो को सुनने से पहले प्लीज वो पिछली वीडियो सुन के आओ। मैं फिर से आई बटन में लिंक लगा दूंगी क्योंकि उसमें मैंने ये सभी चीजें रिवाइज करवाई हैं, इसीलिए अब आज जो है मैं ये दोबारा आपको अच्छे से नहीं रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि उसमें मैंने सब रिवाइज कराया है। तो हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट होती है एट द टॉप। फाइनेंशियल मार्केट के दो हिस्से होते हैं, पहला होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है जी कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के अंदर तो कोई दूसरा हिस्सा नहीं होता, पर कैपिटल मार्केट के अंदर दो और हिस्से होते हैं, पहला होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। मनी मार्केट में क्या होता था, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हम पैसा लगाते थे और उसमें जनरल पब्लिक ट्रेड नहीं करती थी, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, गवर्नमेंट, ये लोग ट्रेड करते थे, बड़े बड़े लोग ट्रेड करते थे क्योंकि ज्यादा पैसा लगाना होता था कम टाइम के लिए। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल मार्केट में सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ट्रेड करते हैं क्योंकि थोड़ा सा पैसा लगाना है, लॉन्ग टाइम के लिए लगा सकते हो। प्राइमरी मार्केट जहां पे कंपनी पहली बार शेयर्स इशू करती है, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आती है। दूसरा है सेकेंडरी मार्केट जहां पे डे टू डे ट्रेडिंग होती रहती है, जहां पे कंपनी का कोई रोल नहीं है, एक इन्वेस्टर शेयर खरीदता है, दूसरे को बेचता है, दूसरा खरीदता है, तीसरे को बेचता है। ठीक है, तो वो होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के बारे में कौन सी चीज ट्रू नहीं है? पहली चीज, देयर इज नो फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये बात बिल्कुल ट्रू है फॉर द प्राइमरी मार्केट। क्यों? क्योंकि प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, सेकेंडरी मार्केट की है। उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। मैंने पहले भी बोला था, हमने क्या बोला, सेबी क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो क्या करता है? वो एक हेड है जो पूरे स्टॉक मार्केट को हैंडल कर रहा है, उसका ध्यान रख रहा है। उसके अंदर उसके अंडर बहुत सारी दुकानें हैं, उन दुकानों को हमने क्या बोला? स्टॉक एक्सचेंजेस बोला, जो कि पूरे देश में अलग अलग सिटीज में स्टॉक एक्सचेंजेस फैले हुए हैं। उन स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू तुम फिजिकली जाके भी ट्रेडिंग कर सकते हो, शेयर्स खरीद बेच कर सकते हो, बट आज की डेट में ऑनलाइन का जमाना है तो ऑनलाइन भी शेयर्स की खरीद बेच होती है। सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज कौन से हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन इन सब में सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट का तो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, पर प्राइमरी मार्केट का कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटीज की बाइंग होती है, सेलिंग नहीं होती है, ये बात बिल्कुल सच है। प्राइमरी मार्केट में जो कंपनी होती है, कंपनी पहली बार शेयर्स को इशू कर रही होती है और कंपनी से जो है डायरेक्टली इन्वेस्टर्स शेयर खरीदते हैं। जब एक बार इन्वेस्टर्स ने शेयर खरीद लिए, ठीक है, उसके बाद एक इन्वेस्टर ने खरीदा, दूसरे को बेचा, दूसरे ने खरीदा, तीसरे को बेचा, वो सब कुछ होता है सेकेंडरी मार्केट में। पर जब पहली बार कंपनी शेयर इशू करती है, वो हम आईपीओ जिसको बोलते हैं, वो प्राइमरी मार्केट में आता है। प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फॉर द सिक्योरिटी। ये चीज बिल्कुल गलत है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि ये चीज फॉल्स है। यहाँ पे प्राइसेस डिमांड और सप्लाई नहीं डिटरमाइन करता। यहाँ पे प्राइसेस कौन डिटरमाइन करता है? एक कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी खुद डिसाइड करती है कि वो अपनी कंपनी के शेयर्स को किस प्राइस पे लिस्ट करेगी। जैसे तुम अकाउंट्स में पढ़ते हो ना, शेयर्स में, कि शेयर का इशू प्राइस, फेस वैल्यू इतना था, इतने का डिस्काउंट था, प्रीमियम था, वो कंपनी खुद डिसाइड कर रही है। उसमें डिमांड एंड सप्लाई का कोई रोल नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई का रोल किसमें है? सेकेंडरी मार्केट में। डिमांड ज्यादा है तो प्राइस का शेयर अप जाएगा, नहीं है तो प्राइस का शेयर का प्राइस नीचे जाएगा, वो सेकेंडरी मार्केट में है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी ही डिसाइड करती है कि उनके शेयर का क्या प्राइस होगा। इट डायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये चीज भी ट्रू है। प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली प्रमोट करती है, सेकेंडरी मार्केट इनडायरेक्टली प्रमोट करती है कैपिटल फॉर्मेशन को। तो हमने क्या सीखा? प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ बाइंग होती है, सेलिंग नहीं होती है। प्राइमरी मार्केट में शेयर्स का प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? कंपनी खुद डिटरमाइन करती है। और प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली प्रमोट करती है कैपिटल फॉर्मेशन को। लेकिन सेकेंडरी मार्केट, उसकी एक फिक्स लोकेशन भी है, उसमें बाइंग भी होती है, उसमें सेलिंग भी होती है, उसमें डिमांड एंड सप्लाई, उसकी वजह से प्राइस डिटरमाइन होता है। और वो डायरेक्टली नहीं, वो इनडायरेक्टली प्रमोट करती है कैपिटल फॉर्मेशन को। कौन सी? सेकेंडरी मार्केट। और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही किसका हिस्सा है? कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। सेकेंडरी मार्केट को हम और क्या बोल सकते हैं? स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट भी हम इसको बोलते हैं, शेयर मार्केट हम इसको बोलते हैं। चलो, नॉट अ फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी ट्रेनिंग करता है, ये क्या है? सेबी का डेवलपमेंटल फंक्शन। सेबी कंट्रोल करता है इनसाइडर ट्रेडिंग को, ये भी सच है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सेबी। ये क्या है? सेबी का रेगुलेटरी फंक्शन। ये क्या है? सेबी का डेवलपमेंटल फंक्शन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट, ये भी सेबी का क्या है? रेगुलेटरी फंक्शन ही है, उसी में आता है।
ठीक है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज से भी नहीं करता। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में तो कंपनीज खुद करती हैं, सेकेंडरी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई करता है। सेबी का प्राइसिंग में कोई भी रोल नहीं होता, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से प्राइसिंग होती है सिक्योरिटीज की। तो यही मेरा करेक्ट आंसर है। चलो, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्वड इन द अबव केस। तीन ही फाइनेंशियल डिसीजन हो सकते हैं, या तो फाइनेंस से रिलेटेड, या तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, या तो डिविडेंड से रिलेटेड। फाइनेंस से रिलेटेड मतलब अगर मुझे पैसा रेज करना है तो मैं डेट से करूं, इक्विटी से करूं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मतलब अगर मुझे कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टर्म के लिए करूं, शॉर्ट टर्म के लिए करूं। लॉन्ग टर्म मतलब फिक्स्ड कैपिटल, शॉर्ट टर्म मतलब वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करूं। एंड डिविडेंड डिसीजन में कि मेरे पास जो भी प्रॉफिट आया, क्या मैं उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स के बीच में बांट दूं, या क्या मैं उस प्रॉफिट को कंपनी में ही रिटेन करके रख लूं, कंपनी में ही बचा के रखूं फ्यूचर के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे कौन से की बात हो रही है। द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू ब्रांच, यानी कि न्यू ब्रांच खोली जा रही है। तो देखो, प्रॉफिट डिविडेंड की बात तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फाइनेंसिंग डिसीजन में आपको ये बताया जाएगा कि कंपनी डेट से पैसा ले या इक्विटी से पैसा ले, उसकी भी बात नहीं करी गई। यहाँ पे बात हो रही है कि कंपनी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाली है, एक्सपेंशन करने वाली है। तो कंपनी की यहाँ पे इन्वेस्टिंग डिसीजन की बात हो रही है। कौन से डिसीजन है? कंपनी की इन्वेस्टिंग डिसीजन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग डिसीजन। स्टेट एनी टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजन आइडेंटिफाइड इन नंबर 1। देखो, मुझे फिर से यहाँ पे स्टेट बोला है, मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं बोला है। तो मेरे दिमाग में जो भी कोई 2-3 फैक्टर्स आते हैं मैं उनको एक्सप्लेन करके आ जाऊंगी। और देखो, कोई 2 ही फैक्टर बोले हैं तो मैं 2 ही फैक्टर को लिख के यहाँ पे आऊंगी। पता है क्या, यहाँ पे नंबर कैसे मिलेंगे? 4 नंबर का क्वेश्चन है। एक नंबर रहेगा आइडेंटिफाई करने का, जिसमें आप बताओगे कि इस लाइन में हमने आइडेंटिफाई किया, इस लाइन को लिख कर आओगे कि हमने यहां से आइडेंटिफाई किया। नंबर 2 स्टेट करके आओगे कि हमने इन्वेस्टिंग डिसीजन को लिखा, ठीक है, कि इन्वेस्टिंग डिसीजन को ढूंढा, वो यहां से बता के आओगे। 1 से 2 लाइन में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आओगे कि इन्वेस्टिंग डिसीजन का मतलब क्या है। उसके 2 नंबर का आपको, या फर्स्ट पॉइंट में 2 नंबर आपको मिलेंगे। 1 नंबर इस लाइन को लिखने की कि इस लाइन में आइडेंटिफाई किया, 1 नंबर इन्वेस्टिंग डिसीजन को लिखने के और उसके बारे में 1 से 2 लाइन लिखने के 1 नंबर मिलेगा। तो पहले पॉइंट के 2 नंबर मिले। दूसरे पॉइंट में 2 फैक्टर पूछे हैं, तो मैं 2 ही फैक्टर लिख के आऊंगी, लेकिन लिखने के 2 तरीके हैं। द 2 फैक्टर्स आर एज बिलो। फॉर एग्जाम्पल, पहला फैक्टर लिख दिया रिस्क और दूसरा फैक्टर लिख दिया रिटर्न, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया और आगे बढ़ गई। तो यहाँ पे आपको नंबर तो मिलेंगे, पर टोटल आधा नंबर इसका मिलेगा, आधा नंबर इसका मिलेगा, यानी कि टोटल 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर कट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका मैं कर सकती हूँ कि यहाँ पे तीसरे नंबर पे मैं तीसरा फैक्टर लिख के आ जाऊं, उसका भी मुझे नंबर नहीं मिलेगा। मुझे नंबर किस चीज का मिलेगा कि मैं 2 फैक्टर लिखूं और दोनों फैक्टर्स को एक्सप्लेन करके आऊं। तो मैं क्या करूंगी, पार्ट 2 में द 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टिंग डिसीजन आर एज फॉलोज। 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टिंग डिसीजन आर एज फॉलोज। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो गिवन बिलो हैं। पहला फैक्टर है मेरा रिस्क, और मैं रिस्क को एक्सप्लेन करके आऊंगी कि हम ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां पे हमारा रिस्क जो है मिनिमम हो, ज्यादा हमारे को रिस्क ना देखने को मिले। दूसरा मैं फैक्टर लिख के आऊंगी रिटर्न, कि हम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां पर हमें जो है रिटर्न अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इसके अलावा लिखूंगी मैं 2 ही, दोनों को एक्सप्लेन करूंगी, कंफ्यूजन लिखूंगी। इसके अलावा और फैक्टर हो क्या सकता है? इसके अलावा एक और फैक्टर हो सकता है कैश फ्लो, कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहूंगी जिस प्रोजेक्ट का कैश फ्लो अच्छा हो, यानी कि जिस प्रोजेक्ट से रेगुलर हमें इनकम मिलती रहे। ऐसा ना हो कि पैसा तो आएगा पर 2 साल बाद आएगा, 2 साल तक पैसा ही नहीं आएगा। कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीधा 2 साल बाद पैसा आए, रेगुलर पैसा आता रहे, हर 2-3 महीने में पैसा आता रहे, उसको हम एक अच्छा कैश फ्लो पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लेसर रिस्कियर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, हम हायर रिटर्न वाले प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, हम रेगुलर कैश फ्लो वाले प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट हमारे पास क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, क्योंकि हमारे क्या क्राइटेरिया क्या है इन्वेस्टमेंट का,
हम किस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, क्या हम हायर रिटर्न को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्या हम कैश फ्लो को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या हम टाइम पीरियड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हमारे लिए सबसे मेजर क्राइटेरिया क्या है, इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है इन्वॉल्व्ड, उसको चेक करेंगे और उसके बेसिस पे भी इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम लेंगे। सो दे कैन बी 3-4 फैक्टर्स, पर 2 ही पूछे हैं, मैं 2 ही लिख कर आऊंगी, लेकिन उन दोनों को एक्सप्लेन करके आऊंगी, क्योंकि बेटा आई कैन गारंटी यू सीबीएसई अपने मार्किंग स्कीम में बोलता है चिल्ला चिल्ला के कि तुमने अगर बेटा एक्सप्लेन नहीं किया ना, एक्सप्लेनेशन के हर पॉइंट के एक्सप्लेनेशन के आधा आधा नंबर कट होगा और हेडिंग लिखने के आधा आधा नंबर मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज, अगर सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया, हेडिंग नहीं लिखी, तो भी आधा आधा नंबर कट होगा। आधा नंबर हेडिंग का होता है, आधा नंबर एक्सप्लेनेशन का होता है हर एक पॉइंट के लिए, ठीक है। तो हेडिंग भी लिखनी है, एक्सप्लेनेशन भी करनी है, आइडेंटिफाई में लाइन भी मेंशन करनी है कि कौन सी लाइन है, और नाम भी लिखना है, और इस नाम को 1 से 2 लाइन में एक्सप्लेन भी करके आना है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल डिसीजन दैट इज कंसर्न्ड विद डिसाइडिंग हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड की जहां पर बेटा बात हो रही है, तो वो डेफिनेटली हमारी डिविडेंड डिसीजन होती है, क्योंकि प्रॉफिट से 2 ही चीजें करोगे, या तो डिविडेंड दोगे, या उसको कंपनी में रिटेन करोगे, या टैक्स भर दोगे। टैक्स तो भरना ही है, उसका डिविडेंड देना है कि रिटेन करना है, ठीक है। हाउ मच शुड बी रिटेन्ड एंड हाउ मच शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे कौन से डिसीजन की बात हो रही है? अरे यार, क्वेश्चन खुद तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर जो है डिविडेंड डिसीजन की बात कर रहा है। तो डिविडेंड डिसीजन की यहाँ पे बात हो रही है। पूछा क्या जा रहा है कि ये जो मेरा डिविडेंड डिसीजन है, इसको अफेक्ट करने वाले 3 फैक्टर्स बताओ। सबसे पहली चीज तो देखो, इसमें आती है अर्निंग। अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो ज्यादा डिविडेंड दोगे, अगर कम प्रॉफिट हो रहा है कम डिविडेंड दोगे। 3 पॉइंट पूछे हैं, 3 ही लिखूंगी, लेकिन तीनों पॉइंट्स को विद हेडिंग विद एक्सप्लेनेशन में लिख के आऊंगी। दूसरा पॉइंट और इसमें क्या होता है, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। देखो डिविडेंड मिलता किसको है? डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड देता कौन है? कंपनी देती है। बट कैसे देती है? कंपनी पहले शेयर होल्डर से पूछती है कि भैया क्या तुम्हें डिविडेंड चाहिए, क्या तुम्हें डिविडेंड चाहिए तो कितना चाहिए। शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, AGM। सारे शेयर होल्डर्स मिलकर वहां पे बैठते हैं। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो आजकल ऑनलाइन भी ये चीज होती है। उसमें सारे शेयर होल्डर्स की ना, जैसे इलेक्शन में होता है ना कि वोट करते हैं सारे लोग, ऐसे ही कंपनी की मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स अपना वोट करते हैं येस और नो में, ठीक है, कि हमें डिविडेंड चाहिए कि हमें डिविडेंड नहीं चाहिए। और फिर वोटिंग के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना है। तो शेयर होल्डर्स की क्या प्रेफरेंस है? प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स खुद ही वोट करके ये डिसाइड करते हैं कि क्या डिविडेंड उनको चाहिए या डिविडेंड नहीं चाहिए। तीसरी चीज मेरे पास आती है रिएक्शन ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में कैसा रिएक्शन होगा? देखो होता क्या है ना कि जब भी एक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो कंपनी पता है क्या बोलती है कि मान लो कंपनी बोल रही है कि लेट्स से आज 10 फरवरी है, 10 फरवरी को खबर आती है कि जिस भी इंसान के पास 15 फरवरी को इस कंपनी के शेयर होंगे, उस इंसान को कंपनी का डिविडेंड मिलेगा। जिस इंसान के पास 15 फरवरी को इस कंपनी के शेयर्स होंगे, उस इंसान को डिविडेंड मिलेगा। क्योंकि देखो शेयर्स तो खरीदते बेचते रहते हैं ना लोग, आज खरीदा सुबह खरीदा शाम को बेच दिया, शाम को खरीदा अगले दिन बेच दिया, ठीक है ना। तो जिस भी बंदे के पास 15 फरवरी को शेयर होंगे उसको डिविडेंड मिलेगा। ऐसे में क्या होगा, हर कोई 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में यही ट्राई करेगा कि इस कंपनी का शेयर खरीद ले। तो ऐसे केस में क्या होगा, हर कोई शेयर खरीदना चाहेगा, शेयर की डिमांड बढ़ेगी, शेयर का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अगर तुम डिविडेंड देते हो, अगर तुम रेगुलर डिविडेंड देते हो, तुम्हारी कंपनी के जो शेयर्स का प्राइस है वो ऊपर जाता है। लेकिन अगर तुम डिविडेंड नहीं देते हो तो इन्वेस्टर्स दुखी हो जाते हैं कि ये कंपनी तो बहुत बेकार है, डिविडेंड ही नहीं देती है। तो ऐसी कंपनी के जो शेयर का जो प्राइस है वो नीचे चला जाता है। तो क्या तुम्हें फर्क पड़ता है शेयर मार्केट के रिएक्शन से? अगर फर्क पड़ता है तो तुम उसको देखोगे और उसको एनालाइज करोगे और फिर सोचोगे शेयर मार्केट के रिएक्शन से कि तुम्हारे शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उस हिसाब से सोचोगे डिविडेंड देना है कि डिविडेंड नहीं देना है। अच्छा, इसके अलावा 4th चीज तुम्हारे पास आती है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। देखो कुछ कंपनीज होती है ना जिनको एक स्टेबल अर्निंग हो रही होती है कि हर साल जो है तुम्हारा 10 लाख का प्रॉफिट तो होगा ही होगा, हर साल तुम्हारा 10 लाख का फॉर एग्जांपल प्रॉफिट होगा। ये स्टेबिलिटी है। तुम्हें पता है कि इस साल 10 हुआ, अगले साल भी 10 होगा, 10 होगा, 10 होगा या 15 होगा, ठीक है। तुम्हें ये पता है कि कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आज 10 हुआ कल -10 हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर स्टेबिलिटी है तो तुम रेगुलरली हर साल डिविडेंड दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर स्टेबिलिटी नहीं है कि किसी साल तो 50 लाख का प्रॉफिट हो गया,
अगले साल बिल्कुल ही जीरो हो सकता है, तुम्हें स्टेबिलिटी नहीं है तो तुम डिविडेंड नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है आज तो प्रॉफिट हो गया, कल को लॉस भी हो सकता है, तो तुम उस प्रॉफिट को बांटोगे नहीं, कंपनी में बचा के रखोगे फ्यूचर के लिए। तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग है तो तुम डिविडेंड दे दोगे, अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो डिविडेंड नहीं दोगे। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास इसके अलावा एक और पॉइंट क्या आता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, देखो कुछ कंपनीज होती है स्टार्टअप, कुछ कंपनीज होती है स्टार्टअप, जैसे कि जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, ये सारी चीजें जो है, ये सारी कंपनीज जो है स्टार्टअप है। इन स्टार्टअप्स के पास अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, तो ये स्टार्टअप्स ना ज्यादातर डिविडेंड नहीं देते। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि फ्यूचर में अभी तो हमें और एक्सपैंड करना है, और स्टेट्स में और कंट्रीज में और प्रोडक्ट्स में एक्सपेंशन करनी है, तो ये अपने पैसे को, अपने प्रॉफिट को अपने पास ही बचा के रखते हैं अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड कोई बहुत वेल एस्टैब्लिश पुरानी कंपनीज है, रिलायंस की, टाटास की, अडानीज की, विप्रो, ये सारी कंपनीज जो है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हो सकता है पुरानी कई बार होती हैं, ठीक है, या फिर हंड्रेड्स नहीं तो काफी साल पुरानी होती हैं। ये कंपनीज वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, इन कंपनीज को पता है हम ऑलरेडी पूरी दुनिया में एक्सपेंशन कर चुके हैं, अब ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, तो हम पैसे को बचा के करेंगे क्या, प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स के बीच में बांट देते हैं। तो अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो तुम डिविडेंड नहीं दोगे, लेकिन अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो तुम डिविडेंड दे दोगे, ठीक है। तो अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है आगे, जो कि स्टार्टअप्स के केस में होती है, अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो तुम डिविडेंड नहीं दोगे, जो कि स्टार्टअप्स के केस में होता है। लेकिन अगर तुम ऑलरेडी एक्सपैंडेड हो, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो तुम डिविडेंड दे दोगे। ये कुछ एक ऐसे पॉइंट्स है जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी श्रद्धा है, कोई भी 3 पॉइंट क्वेश्चन ने पूछे हैं, कोई भी 3 पॉइंट तुम लिखकर आ सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन बीइंग हाइलाइटेड इज, अब ये सेम क्वेश्चन अभी 1 मिनट पहले किया है, पहले खुद इसका आंसर देखो, आंसर बताओ, फिर मेरा आंसर सुनो। तो इसका आंसर हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। जैसे कि आप देख सकते हो कि वो कह रहा है कि बट नॉट द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द कंपनी। उसने बोला कि इस साल तो हुआ है, अवेयर दैट द कंपनी वुड नॉट अर्न दिस ह्यूज प्रॉफिट इन द नियर फ्यूचर। वो कहता है कि इस साल तो जो है कंपनी का प्रॉफिट 40% अप गया है टेम्परेरी ऑर्डर की वजह से, पर उसको पता है कि ये सेम अगले साल नहीं होगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड नहीं होगी, तो इसलिए जो है वो डिविडेंड देना नहीं चाहता, ज्यादा डिविडेंड को ज्यादा नहीं देना चाहता। उसने क्या बोला, इस साल तो कंपनी का प्रॉफिट 40% ऊपर चला गया, लेकिन ये चीज हर साल नहीं होगी क्योंकि कंपनी का अर्निंग पोटेंशियल नहीं बढ़ा, ये जो अर्निंग है ये टेम्परेरी है। तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड की यहाँ पे बात हो रही है कि हर साल सेम प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो डिविडेंड का रेट बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड नहीं है। अगली बात आती है एलोकेटिव फंक्शन के ऊपर। देखो एलोकेटिव फंक्शन का क्या मतलब होता है। एलोकेटिव फंक्शन का मतलब होता है कि देखो अगर शेयर मार्केट ना होती तो क्या होता, मेरे पास कुछ भी मेरा सेविंग्स है, मेरे पास जो भी मैंने कमाई करी उसको मैं कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करूंगी। कहाँ इन्वेस्ट करूंगी, या तो गोल्ड में, या कोई प्रॉपर्टी खरीद लूंगी, या बैंक में एफडी करा के रख दूंगी। मैं यही कर सकती हूँ ना, ज्यादा इन्वेस्टिंग ऑप्शंस ही नहीं है मेरे पास। या तो गोल्ड जैसी किसी चीज में कर दूंगी, या कोई प्रॉपर्टी खरीद लूंगी, किसी जगह पे कोई लैंड, कुछ बिल्डिंग खरीद लूंगी, या फिर जो है बैंक में एफडी करा दूंगी। अगर मुझे अच्छा लग रहा है कि जोमेटो बहुत अच्छी कंपनी है, पेटीएम या स्विगी या ये सारी बहुत अच्छी कंपनीज है, यहाँ पे इन्वेस्ट करूं, मैं कर ही नहीं सकती अगर शेयर मार्केट नहीं है तो। लेकिन क्योंकि शेयर मार्केट आई, स्टॉक एक्सचेंजेस आए, ये सारा चीज हुआ, तो अब मेरी मर्जी, मुझे टाटास की कंपनी अच्छी लगे मैं उसमें पैसा डालूंगी, जोमेटो स्विगी अच्छे लगे मैं उसमें पैसा डालूंगी, कोई और कंपनी अच्छी लगे उसमें डालूंगी। ऐसा नहीं है कि भैया सिर्फ बैंक में डाल के रख दो, बैंक को जो करना है बैंक कर लेगा, नहीं। अब मैं क्या करूंगी, अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को सबसे अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मुझे ये ऑप्शन किसने दिया, शेयर मार्केट ने दिया। तो स्टॉक एक्सचेंज का, स्टॉक मार्केट का एक फंक्शन होता है एलोकेटिव फंक्शन, जिसके अंदर हर कोई, हर इंसान, हर एक इन्वेस्टर अपने स्कार्स रिसोर्सेज को सबसे अच्छी कंपनी में डालता है, जो भी उसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो पैसे हैं वो सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में जाते हैं, ठीक है। तो एलोकेटिव फंक्शन क्या बोलता है कि क्योंकि शेयर मार्केट आई, तो शेयर मार्केट का एक एलोकेटिव फंक्शन है जिसके अंदर हर एक इंसान अपने स्कार्स, अपने लिमिटेड सेविंग्स, अपने लिमिटेड पैसे को उस कंपनी में डालता है, उस जगह पे इन्वेस्ट करता है जो हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे अच्छी है, जिसमें हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है। हमारी लिमिटेड ऑप्शंस को अब इसने बढ़ा दिया है। पहले पता है क्या होता था कि एक बैंक है, हम लोग अपने पैसे को सिर्फ बैंक में डालते थे, एफडी कराते थे, बैंक जहां चाहे वहां इन्वेस्ट करता था। अब हमें बैंक के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, अब हमें खुद को जहां अच्छी लगे हम वहां पैसा डालेंगे, ठीक है। तो ये है एलोकेटिव फंक्शन, और इसमें जो हमारा आंसर होगा बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो
आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज लिक्विडिटी देता है, मार्केटेबिलिटी देता है टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी विच इज सच है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज का मतलब ही होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का होता है, नई सिक्योरिटीज का नहीं होता। इक्विटी कल्ट को स्प्रेड करता है, ये भी सही बात है, क्योंकि इक्विटी में अब लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज की वजह से। पहले सिर्फ बैंक में डालते थे, अब हम स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज में सीधा पैसा डाल सकते हैं। इंश्योरिंग सेफ्टी, सेफ्टी भी इंश्योर करता है। इंश्योरिंग दैट देयर इज नो स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, ये गलत है, तो ये हमारा सही आंसर है। स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन तो उल्टा होता है, स्टॉक एक्सचेंज में उल्टा हम स्पेकुलेशन कर सकते हैं कि इस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा, चलो इसमें पैसा डालते हैं, इस कंपनी का शेयर का प्राइस गिरेगा, चलो इसमें से पैसा निकाल लेते हैं, तो स्पेकुलेशन है। ये स्पेकुलेशन हम कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज की वजह से। तो यहाँ पे नो लिख दिया, तो ये मेरा आंसर ये गलत हो गया, तो यही मेरा फाइनल आंसर है। इन द डैश अ सिक्योरिटीज अकाउंट कैन बी ओपन। सिक्योरिटीज के लिए जो हमारे पास अकाउंट हम खुलवाते हैं, देखो प्राइमरी मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट हो गया। यहाँ पे तो हम पैसा लगाते हैं, लेकिन सीधा इनके पास खाता नहीं खुलवाते, और बैंक के पास भी हम खाता नहीं खुलवाते। देखो जैसे अगर मुझे यूपीआई ट्रांजेक्शन करनी है तो मैं किसी बैंक के पास पहले अकाउंट खुलवाऊंगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे स्टॉक्स खरीदने हैं, खरीदूंगी तो मैं यहाँ प्राइमरी मार्केट में या सेकेंडरी मार्केट में, लेकिन अकाउंट किसके पास खुलवाऊंगी? अकाउंट खुलवाऊंगी एक डिपॉजिटरी के पास, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर मुझे पैसा भेजना है, अगर मुझे यूपीआई ट्रांजेक्शन करनी है, मुझे फोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से ट्रांजेक्शन करनी है, तो मैं पहले क्या करूंगी, एक बैंक के पास जाऊंगी, अकाउंट खुलवाऊंगी, पैसा डालूंगी, फिर गूगल पे के थ्रू अपने जो है यूपीआई से ट्रांजैक्शन करूंगी। सिमिलरली अगर मुझे शेयर खरीदना है, शेयर तो मैं प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट से खरीदूंगी, पर अकाउंट किसके पास खुलवाऊंगी? अकाउंट किसके पास खुलवाऊंगी? यूपीआई के केस में बैंक से खुलवाती थी, अकाउंट किसके पास अपना खुलवाऊंगी? डिपॉजिटरी के पास अकाउंट खुलवाऊंगी मैं। उस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? डीमैट अकाउंट उसको हम बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइज्ड यानी कि हमारे जो सिक्योरिटीज हैं, पहले वो मटेरियल पेपर की फॉर्म में होती थी, अब वो ऑनलाइन आ गई। अब वो ऑनलाइन कहाँ पे आएंगे? मेरे डीमैट अकाउंट में आएंगे। डीमैट अकाउंट कहाँ पे होगा? मेरा डिपॉजिटरी के पास होगा। तो हम स्टॉक्स को खरीदने और बेचने के लिए डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, और वो किसके पास खुलवाते हैं? डिपॉजिटरी के पास डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। ये मैंने पहले भी बताया, किसी भी कंपनी का मेन गोल क्या है? शेयर होल्डर, ओनर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, जो कि सच बात है। वेल्थ कब मैक्सिमाइज होगी? अगर उनके स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर मेरे शेयर की वैल्यू बढ़ गई, मैंने 10 रुपए का शेयर खरीदा था, आज वो 15 रुपए का हो गया, मेरी वेल्थ बढ़ गई ना। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही सच हैं। देखो यहाँ पर एक चीज बताती हूँ, आप बहुत बार खबरों में सुनते होंगे, आज अंबानी ने इतने हजारों करोड़ की एक ही दिन में जो है उसकी नेटवर्थ बढ़ गई। इलॉन मस्क की नेटवर्थ इतने बिलियन डॉलर से इतने बिलियन डॉलर हो गई, एक ही दिन में इतने हजार करोड़ की नेटवर्थ उसकी बढ़ गई। इसका क्या मतलब होता है? अडानी की इतनी बढ़ गई, टाटा की इतनी, इसकी ये वो, इन सब का मतलब क्या होता है? कि इसका ये मतलब है कि एक ही दिन में रिलायंस के, हमारे अंबानीज, अडानीज, इलॉन मस्क, एक ही दिन में इनके अकाउंट में 1000 करोड़ रुपए आ गए। 1000 करोड़ एक ही दिन में। क्या इसका ये मतलब है? इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। इसका मतलब पता है क्या होता है? कि जो अंबानी है फॉर एग्जांपल, उसने अपनी कंपनी रिलायंस के शेयर्स बाय कर रखे हैं, अब उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई, कुछ भी पॉजिटिव खबर आई, उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई। अब जब उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ी तो उसकी नेटवर्थ बढ़ गई ऑन पेपर, सिर्फ ऑन पेपर। क्यों? क्योंकि शेयर्स की वैल्यू बढ़ी। तो अगर वो कल को उन शेयर्स को बेचने जाएंगे तो उनको बढ़ा हुआ प्राइस मिलेगा, लेकिन वो तब मिलेगा जब वो शेयर्स को बेचेंगे। जब तक उन्होंने शेयर्स को नहीं बेचा ना, उनके पास कोई पैसा नहीं आया, ऑन पेपर सिर्फ उनकी वैल्यू बढ़ी है। सिमिलरली अगर एक ही दिन में उनके शेयर्स की वैल्यू गिर गई तो क्या वो गरीब हो गए? नहीं गरीब हुए, शेयर्स की वैल्यू सिर्फ कम हुई है, कि अगर वो शेयर्स को बेचेंगे तो कम पैसा मिलेगा, लेकिन वो तब मिलेगा जब वो शेयर्स को बेचेंगे। वो शेयर्स को नहीं बेचेंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सारी चीजें ऑन पेपर हो रही है, इसी को बोला जा रहा है शेयर होल्डर की वेल्थ, कि शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा तो इलॉन मस्क, अंबानी, अडानी, ये लोग अमीर हो जाएंगे। शेयर्स का प्राइस गिरेगा, ये लोग गरीब हो जाएंगे। पर एक्चुअल में कुछ नहीं है, ना ही एक्चुअल में पैसा आया, ना ही एक्चुअल में पैसा गया। ऑन पेपर अकाउंट में, उनके डीमैट अकाउंट में शेयर ऊपर चले गए, शेयर नीचे चले गए। पैसा तो उस दिन आएगा जिस दिन शेयर को बेचेंगे, और शेयर्स को ये लोग बेचते ज्यादातर नहीं है। उस दिन पैसा आएगा जिस दिन शेयर को बेचेंगे, ठीक है ना। तो ऑन पेपर ही ये सारा वेल्थ का ही सारा कॉन्सेप्ट होता है। तो शेयर होल्डर की वेल्थ कब बढ़ेगी? अंबानी कब अमीर होंगे? जब रिलायंस के शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। इलॉन मस्क कब अमीर होगा? जब उसके टेस्ला के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। अगर वो टेस्ला के शेयर्स की वैल्यू गिर गई, इलॉन मस्क जो है गरीब हो जाएगा। एक्चुअल में कुछ नहीं होता, सिर्फ ऑन पेपर होता है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलो जी,
Which of the following statements is not highlighted is not highlighting the importance of financial planning? प्लानिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। प्लानिंग हमें हेल्प करता है फ्यूचर को फोरकास्ट करने में, कि फ्यूचर में क्या सिचुएशन होगी उसको पहले से ही। देखो प्लानिंग क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस फॉर द फ्यूचर, पहले से ही फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ। तो प्लानिंग अगर मैं करूंगी फाइनेंशियल, तो मैं फोरकास्ट करूंगी कि फ्यूचर में क्या होगा। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक। ये भी एक इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की, कि वो बिजनेस शॉक्स को अवॉइड करने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि मैंने तो पहले से ही प्लान बनाया था, कल को कुछ भी दिक्कत हुई, मेरे पास मेरा प्लान रेडी है, मैं उस प्लान के साथ अटैक कर सकती हूँ उस प्रॉब्लम पे, ठीक है। एंड सरप्राइजेस एंड हेल्प्स द कंपनी इन प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। फोरकास्ट करने में मदद करता है, फ्यूचर के लिए तैयार रहने में मदद करता है। सिमिलर तरीके से यार देखो, तुम क्या कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम अपना प्लान कर रहे हो, ये क्वेश्चन आया मैं ऐसे अटैक करूंगा, ये क्वेश्चन आया ऐसे अटैक करूंगा। वही चीज यहाँ पे हो रही है, कुछ और नहीं है। कि तुम्हें फ्यूचर में पेपर में जाके शॉक नहीं होगा, अरे ये कहाँ से आ गया, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था। नहीं, तुम प्लानिंग करके जा रहे हो, तुम पढ़ के जा रहे हो, तो तुम्हें पता है ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। इट इज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। तो एक इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन के बीच में लिंक है। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही प्लान कर रही हूँ कि मैं ना अगर इन्वेस्ट करूंगी, मैं पहले से प्लान कर रही हूँ कि मैं जिस भी चीज में इन्वेस्ट करूंगी ना, मुझे 10% का रिटर्न आएगा। मैं पहले से प्लान कर रही हूँ कि जहां भी मैं इन्वेस्ट करूंगी 10% का रिटर्न आएगा। तो चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं डेट ले लेती हूँ, मैं फाइनेंस ले लेती हूँ एट द रेट 6%, जो कि वैसे चलो मिलता नहीं है, बट फॉर एग्जाम्पल कि मैं 6% का लोन ले लेती हूँ, 10% का मुझे रिटर्न मिलेगा, 4% का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा सीधा सीधा। तो फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टिंग डिसीजन के बीच में लिंक है। कौन है? प्लानिंग। प्लानिंग नहीं करूंगी तो पता नहीं होगा 6% का डेट सही है कि नहीं। प्लानिंग करी तो पता चला कि 10% का रिटर्न आएगा, 6% का डेट लेती हो, 4% का प्रॉफिट घर लेके जाऊंगी। तो प्लानिंग हमें मदद करता है इस तरीके से। तो ये भी इंपॉर्टेंस है, ये भी इंपॉर्टेंस है, ये भी इंपॉर्टेंस है। आंसर मेरा यही होने वाला है। डिटेल्ड प्लान्स ऑफ एक्शन इज प्रिपेयर्ड अंडर द फाइनेंशियल प्लानिंग, इट इंक्रीजेस द वेस्ट। देखो वैसे भी ये ऑड वन आउट हो गया। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस में क्या ये बोलेंगे कि प्लानिंग से वेस्ट होता है? कुछ नहीं, वो तो लिमिटेशन होगी ना, अगर होगी भी तो, ठीक है ना। तो ये गलत है। इट डिक्रीजेस वेस्ट, इट नॉट इंक्रीजेस। ये वेस्ट और डुप्लीकेशन को कम करता है, ठीक है। तो अगर हम प्लानिंग करते हैं तो इट रिड्यूसेस, प्लानिंग रिड्यूसेस द वेस्ट एंड डुप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट्स। तो ये हमारा सही आंसर इस पर्टिकुलर केस में होने वाला है। चलो, गिव द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट एंड T+2 सिस्टम इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर इन अ स्टॉक एक्सचेंज। देखो कॉन्ट्रैक्ट नोट का क्या मतलब होता है। जब भी तुम कोई शेयर्स को खरीदते हो, तुम एक ब्रोकर के थ्रू खरीदते हो, ठीक है। तुम्हारा डिपॉजिटरी के पास तुम डीमैट अकाउंट खुलवाते हो, तो वहां पर ना तुम्हारे पास एक ब्रोकर होता है, तुम ब्रोकर के थ्रू ही शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हो, अपने आप से नहीं करते हो, ठीक है। ब्रोकर ही तुम्हारे पास होता है। तो अब ये जो ब्रोकर है, तुम इसके थ्रू तुमने कुछ सेल करा या तुमने कुछ इसके थ्रू अगर बाय करा कोई शेयर, तो ये ब्रोकर क्या करेगा, तुम्हें ट्रेड हो जाने के बाद तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नोट दे देगा, जो कि बेसिकली एज सच कुछ बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे पास बस एक ईमेल आ जाएगी कि भैया तुमने क्या किया था, तुमने कितने अमाउंट के शेयर्स बेचे, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, ठीक है, किस डेट पे बेचे, ठीक है, कोई अगर टैक्स वगैरह भरा है तो वो कितना है, कोई भी अगर फीस भरी है तो फीस कितनी है, ठीक है, अमाउंट कितना था टोटल, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, किस कंपनी के थे, ऑब्वियसली, ठीक है, तुम्हारे पैन अकाउंट की डिटेल्स, तुम्हारे अकाउंट की डिटेल्स, वो सारी चीजें उसमें मेंशन होती है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो जब भी तुम कोई भी शेयर खरीदते हो, कोई भी शेयर बेचते हो, तो वो एक तरीके से एक ट्रांजेक्शन हो रही है, प्रॉपर एक ट्रांजेक्शन हो रही है। तुम कुछ खरीद रहे हो, कुछ बेच रहे हो, इट इज अ लीगल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो उस लीगल ट्रांजेक्शन की सारी डिटेल्स जिसमें आती है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। आफ्टर द ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड, तुम्हारा ब्रोकर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजता है, जो कि देखने में लगता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल भाषा में बोला जाए, तुम्हारा जो ब्रोकर है तुम्हें एक ईमेल कर देता है तुम्हारी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, जिसमें डिटेल्स होती हैं, कौन सी कंपनी के शेयर्स, किस दिन, कितने बजे तुमने खरीदे या बेचे, ठीक है, कितने रेट पे तुमने खरीदे या बेचे, कोई प्रॉफिट है तो, लॉस है तो उसके बारे में आ जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, कोई फीस है तो वो, कोई टैक्स है तो वो, सारी चीजें, सारी डिटेल तुम्हारी ईमेल आईडी पे, तुम्हारे ईमेल में आ जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं कि ये तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नोट तुम्हारे ब्रोकर ने भेजा है, ठीक है जी, जो कि ऑब्वियसली कंपलसरी होता है कि ब्रोकर को वो भेजना ही पड़ता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है ना, ये एक तरीके से एक लीगल डॉक्यूमेंट है कि कल को तुम्हें पता चला किसी ट्रांजैक्शन में कुछ तुम्हारे से गड़बड़ी हो गई, तो तुम इस ईमेल को, इस कॉन्ट्रैक्ट नोट को कोर्ट में जाके प्रेजेंट कर सकते हो कि देखो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट है, ये हमारे जो है ट्रांजैक्शन, ये ट्रेड हुआ था। तो इट इज अ प्रॉपर लीगली एनफोर्सिएबल डॉक्यूमेंट। ये है कॉन्ट्रैक्ट नोट विच इज गिवन बाय द ब्रोकर
टू द इन्वेस्टर, टू द ट्रेडर आफ्टर द ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड। चलो, पहले फिजिकली होता होगा बट आजकल तो सब कुछ ईमेल पे आ जाता है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। T+2 का मतलब क्या होता है? T+2 का मतलब होता है ट्रेड जिस दिन हुआ उससे 2 दिन बाद, ठीक है, जिस दिन ट्रेड एक्चुअल में टेक प्लेस किया उसके 2 दिन के अंदर अंदर ट्रेड की एग्जीक्यूशन होती है, उसको हम बोलते हैं T+2 डे, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, एक साइड पे एक बायर होता है, वो बायर भी अपने ब्रोकर के थ्रू जो है सब कुछ कर रहा होता है। एक साइड पे होता है एक सेलर, वो सेलर भी अपने ब्रोकर के थ्रू सब कुछ कर रहा होता है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे कौन होता है? मेरा स्टॉक एक्सचेंज, जिसके थ्रू ये सारा कुछ हो रहा है। तो जिस दिन ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, जिसको मैं बोलती हूँ पे इन डे, जिसको मैं T+1 डे भी बोलती हूँ, उस दिन क्या होता है, जो खरीद रहा है, खरीदने वाला जो बंदा है, उसका जो ब्रोकर है, वो स्टॉक एक्सचेंज को क्या देता है? मनी देता है T+1 डे पे। T+1 पहले दिन पे, जिसको मैं पे इन डे बोलती हूँ, उस दिन जो बायर है, उसका जो ब्रोकर है, वो स्टॉक एक्सचेंज को पैसा देता है, क्योंकि खरीदने वाला तो पैसा देगा ना, और बेचने वाला क्या करेगा? शेयर्स अपने दे देगा स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। बेचने वाला ब्रोकर क्या करेगा? अपना शेयर्स दे देगा स्टॉक एक्सचेंज को। और T+2 डे पे क्या होगा? ये सारी चीज कब हो रही है? ये सारी चीज हो रही है जी हमारे पे इन डे पे, ठीक है। तो पे इन डे, जिस दिन ट्रेड हो रहा है, पे इन डे जो है मेरा, जिसको मैं T+1 डे भी बोलती हूँ। T+1 डे पे क्या होता है, जो ब्रोकर है, खरीदने वाले का जो ब्रोकर है, वो स्टॉक एक्सचेंज को पैसे देता है, और बेचने वाले का जो ब्रोकर है, वो स्टॉक एक्सचेंज को शेयर्स दे देता है। और T+2 डे पे, दूसरे दिन T+2 डे पे, जिसको मैं पे आउट डे भी बोलती हूँ, पे आउट डे पे क्या होता है जी? क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है ना कि स्टॉक एक्सचेंज ये जो इधर से शेयर्स लिए थे उसको यहाँ पे दे देगा इसके अकाउंट में, और इधर से जो पैसे लिए थे वो पैसे इसको दे देगा, बेचने वाले को। देखो सिंपल है, बच्चे इतना डरते हैं T+1 T+2 ये सब कुछ क्या है? सिंपल चीज है, खरीदने वाला पैसे देगा, बेचने वाले शेयर देगा। कब देगा? T+1 डे पे इन डे पे, जब वो पैसा और वो सब कुछ किसको दिया जा रहा है? स्टॉक एक्सचेंज को। दूसरे दिन पे स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा? इधर की चीज इधर, उधर की चीज उधर, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रहा है? इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। पहला दिन T+1, दूसरा दिन T+2, पे इन पे आउट, खत्म। क्या दिक्कत है? कितना ही मतलब ये चीज मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आती। देखो बिल्कुल आसान है, बस तुम लोग डरते हो और कुछ नहीं है, ठीक है। करना क्या है? इधर से इधर बस, ठीक है। तो इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, दैट इज पे इन एंड पे आउट डे, T+1 T+2 डे। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको तुम्हें यहाँ पे समझा के आना है, ठीक है। स्टेट एनी 3 रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ द सेबी। देखो ये पूरा डिटेल में मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, वो तुम जाके वहां पे सुन सकते हो, ये अब हम रिपीट दोबारा से नहीं करेंगे। चलो, हाउ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिक्स कैपिटल ऑफ अ कंपनी। फिक्स कैपिटल का क्या मतलब होता था कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तुम्हें जो कैपिटल चाहिए, ठीक है, लॉन्ग प्रोजेक्ट्स में 2-3-4 साल के लिए तुम मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहे हो, लैंड में कर रहे हो, बिल्डिंग में कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट में कर रहे हो, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर चीज में, प्लांट में, किसी भी चीज में लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो तुम्हें जो पैसा चाहिए, तुम क्या बोलोगे? मुझे फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो उसको ये चीजें कैसे अफेक्ट करते हैं? चॉइस ऑफ टेक्निक, 2 ही टेक्निक्स होती हैं। एक होती है कैपिटल इंटेंसिव, जिसमें तुम मशीन्स की मदद से प्रोडक्शन करते हो। अगर तुम्हारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है तो तुम्हारी को फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी। दूसरी होती है लेबर इंटेंसिव, जिसमें तुम कोई मशीन नहीं लगाते बल्कि तुम लेबर की मदद से प्रोडक्शन करते हो, ठीक है। तो लेबर को सैलरी कम देनी पड़ती है, तो इसकी वजह से फिक्स कैपिटल कम तुम्हें चाहिए होती है। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स का क्या मतलब है कि कई बार होता है कि तुम्हें ना टाइम टू टाइम जब भी पैसा चाहिए तब तुम्हें मिल जाएगा। जैसे कि अब मैं बोलती हूँ कि तुम्हें आज पैसा चाहिए, थोड़ा सा आज मिल जाएगा, 6 महीने बाद चाहिए 6 महीने बाद मिल जाएगा, 1 साल बाद चाहिए तो दोबारा मिल जाएगा। ये कुछ कंपनीज के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उनके इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं या उनको बैंक से ऐसी लिमिट मिली होती है क्रेडिट की कि जब पैसा चाहिए तुम विड्रॉ करवा सकते हो। ऐसे केस में तुम फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट तुम्हारी कम होगी। लेकिन कुछ कंपनीज के पास ऐसी लिमिट नहीं होती, उनको ये होता है कि अगर मुझे 6 महीने बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी, मुझे कोई देगा ही नहीं। 6 महीने बाद मुझे आज मिल रहा है तो मैं आज ही सारा पैसा कलेक्ट कर लूं, आज ही सारा पैसा इकट्ठा कर लूं। तो फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव में ये समझ आता है हमें कि क्या तुम्हें रेगुलरली पैसा मिल जाएगा जब भी चाहिए। देखो क्योंकि ये होता है ना कि अगर तुम कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल किसी मशीनरी में, किसी प्लांट में, किसी भी चीज में, तो या तो तुम इंस्टॉलमेंट्स में मशीन खरीद रहे हो, या अगर कोई बिल्ड कुछ चीज बना रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बिल्ड कर रहे हो, तो टाइम टू टाइम तुम्हें पैसा देना होगा ना, एक ही बार में नहीं तुम्हें पैसा सारा देना होगा। तो अगर तो तुम्हें पता है कि रेगुलरली तुम्हें जब भी पैसा चाहिए होगा तुम्हें पैसा मिलता रहेगा,
तो फिक्स कैपिटल में कम पैसा चाहिए। पर अगर तुम्हें पता है कि अभी मिल रहा है, अभी तो मैं शार्क टैंक पे आया हूँ, शार्क से जितना पैसा मिलता है ले लेता हूँ, उसके बाद नहीं मिलेगा, तो ऐसे केस में अगर तुम्हें पता है कि रेगुलर नहीं है, अगर तुम्हें पता है कि देयर इज नो रेगुलर, अगर तुम्हें पता है कि देयर इज नो रेगुलर सप्लाई ऑफ मनी, अभी मिल रहा है, अभी जितना मिलता है ज्यादा से ज्यादा ले लूं, बाद में नहीं मिलेगा, तो तुम क्या करोगे, फिक्स्ड कैपिटल में, तो तुम फिक्स कैपिटल में ज्यादा तुम्हें पैसा लगा के रखना पड़ेगा। लास्ट चीज आती है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अगर तुम्हें पता है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज्यादा है तो तुम फिक्स कैपिटल में ज्यादा पैसा लगाओगे, कोई नहीं, लगा दो पैसा, ग्रोथ तो हो रही है, कभी ना कभी तो रिटर्न आ ही जाएगा। अगर तुम्हें पता है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज्यादा है ही नहीं, अगर तुम्हें पता है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कम है, तो तुम फिक्स कैपिटल में ज्यादा पैसा नहीं लगाओगे, ठीक है। तो चॉइस ऑफ टेक्निक, अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो ज्यादा फिक्स कैपिटल, अगर लेबर इंटेंसिव है तो कम फिक्स कैपिटल तुम्हें चाहिए। दूसरी चीज आती है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। अगर तुम्हें पता है कि जब भी मुझे पैसा चाहिए होगा, 6-6 महीने बाद मुझे लोन मिलता रहेगा या मेरे इन्वेस्टर पैसा डालते रहेंगे, तो तुम्हें फिक्स कैपिटल में ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। बट अगर देयर इज नो रेगुलरिटी, तो तुम्हें एक ही बार में जब मिल रहा है फिक्स कैपिटल में बहुत सारा पैसा तुम्हें इकट्ठा ही इन्फ्यूज करना पड़ेगा। एंड लास्टली ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, तो जैसे कि जो अगेन स्टार्टअप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं फिक्स कैपिटल में, क्योंकि उनको पता है अभी तो बहुत ग्रोथ होगी, अभी तो बहुत जगह पे एक्सपेंशन करनी है, तो फिक्स कैपिटल में ज्यादा पैसा। अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है ही नहीं ज्यादा, अगर ज्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है ही नहीं, तो तुम फिक्स कैपिटल में कम पैसा लगाओगे, ठीक है। अगली है चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मैंने बता दिया था क्या, अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगर तुम डेट ज्यादा लेते हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होगी, अगर डेट कम लेते हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम होगी। इसको हम अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कंट्रोल, अगर तुम डेट लेते हो तो तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे पास ही रहेगा, क्योंकि कोई ओनर नहीं आ रहा कंपनी में। लेकिन अगर तुम डेट की जगह इक्विटी लेते हो, डेट कम और इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा शेयर्स देते हो, तो फिर तुम्हारा जो कंट्रोल है, कंट्रोल भी डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि जो इक्विटी वाले होते हैं वो कंपनी के ओनर बनते हैं, वो कंपनी में वोटिंग करते हैं, पर जो डेट देता है वो कंपनी का क्रेडिटर होता है, सिर्फ पैसा देता है, इंटरेस्ट लेता है, डिसीजन नहीं लेता, वोटिंग नहीं करता। तो हमने क्या बोला, अगर तुम्हें कंट्रोल ज्यादा चाहिए तो तुम्हें डेट लेना पड़ेगा, डेट ज्यादा होगा, इक्विटी कम होगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर तुम्हें कंट्रोल कम चाहिए तो तुम इक्विटी में ज्यादा पैसा डाल सकते हो और डेट से कम पैसा उठा सकते हो, ठीक है जी। एंड लास्ट इज स्टॉक मार्केट कंडीशन। स्टॉक मार्केट कंडीशन का देखो क्या मतलब होता है कि कभी कभी ना शेयर मार्केट में बुल रन चल रहा होता है, कई बार बियर होता है। बुल रन मतलब कि भैया हर एक स्टॉक का प्राइस ऊपर ही जा रहा है, इन्वेस्टर बहुत पॉजिटिव है इन्वेस्टमेंट को लेके, फ्यूचर को लेके, तो हर एक शेयर का प्राइस ऊपर ही जा रहा होता है। ऐसे केस में ना तुम्हें अपनी स्टॉक मार्केट से पैसा उठाना, ऐसे केस में इक्विटी में पैसा डालना एक अच्छी बात होती है। इक्विटी में तुम ज्यादा पैसा डालोगे अगर स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट में अगर बुल रन चल रहा है। बुल रन का मतलब होता है कि जो है यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो हैं, इन्वेस्टर्स आर पॉजिटिव, ठीक है, इन्वेस्टर्स आर पॉजिटिव। तो ऐसे केस में क्या होता है, हर शेयर का जो प्राइस होता है वो ऊपर ही जा रहा होता है। तो ऐसे केस में तुम्हें इक्विटी से पैसा लेना तुम्हारे लिए सही है। पर कई बार क्या होता है, मार्केट बहुत बियरिश होती है। बियरिश का मतलब होता है कि बियर है, बस वो बैठा है, स्लॉथ बियर, ठीक है, वो उठने को तैयार ही नहीं है, वो भागने को तैयार ही नहीं है। तो वहां पे जो इन्वेस्टर्स है वो नेगेटिव होते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव चल रही है इन्वेस्टर की जो है हालत, ठीक है, तो ऐसे केस में हर चीज का, हर स्टॉक का प्राइस नीचे ही जा रहा होता है। तो ऐसे केस में इक्विटी से पैसा लेना गलत बात है, ऐसे केस में तुम्हें डेट से पैसा ले लेना चाहिए। तो अगर स्टॉक मार्केट ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है, प्राइस ऊपर जा रहे हैं, तो इक्विटी से पैसा ले लो। पर अगर स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स पेसिमिस्टिक है, नेगेटिव है, शेयर के प्राइस नीचे जा रहे हैं, तो तुम डेट से पैसा ले लो। जैसे कि आज के टाइम में देखा जाए तो पिछले काफी लंबे टाइम से, कुछ एक महीनों से स्टॉक मार्केट डाउन ही है, लॉसेस पे लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, द मार्केट इज ब्लीडिंग। तो उस केस में हर कंपनी डेट में जाती है। एंड आप एक चीज हमेशा नोटिस करोगे कि जब भी डाउन जा रही है हर चीज, तो वहां पे कोई कंपनी फ्रेश आईपीओ नहीं लेके आती। और ज्यादा से ज्यादा आईपीओ तब आते हैं जब स्टॉक मार्केट में प्राइस हर चीज का ऊपर जा रहा होता है, जब स्टॉक मार्केट में बुल रन हो रहा होता है। तो जब बुल रन है, इन्वेस्टर पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, तो इक्विटी में जाओ। अगर इन्वेस्टर पेसिमिस्टिक है, नेगेटिव है, तो डेट में जाओ। अगर तुम्हें कंट्रोल ज्यादा चाहिए तो डेट ले लो, अगर तुम्हें कंट्रोल नहीं चाहिए तो इक्विटी से तुम पैसा उठा सकते हो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी की हमने बात कर ली थी कि अगर डेट ज्यादा होगा तो रिस्की होगा, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी
ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है जी, इनकी भी बात हम कर चुके हैं कि अगर तुम कैपिटल इंटेंसिव में जाते हो तो तुम्हें जो है फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, अगर तुम लेबर इंटेंसिव में जाते हो फिक्स कैपिटल कम चाहिए, अगर तुम्हें रेगुलरली पैसा मिल जाएगा तो फिक्स कैपिटल में कम लगाओ, अगर नहीं मिलेगा रेगुलर पैसा तो फिक्स कैपिटल में ज्यादा पैसा लगेगा, अगर ग्रोथ है तो फिक्स कैपिटल में ज्यादा पैसा, अगर ग्रोथ नहीं है तो फिक्स कैपिटल में कम पैसा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सारे के सारे टाइप्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम अपनी जो है आज की वीडियो को खत्म करते हैं। एंड मोस्टली जो हमने पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया, जो आज की वीडियो मैंने पढ़ाई, ये सारे के सारे ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, 2023 के 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से निकाले हैं। एंड एज यू कैन सी इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का EBIT EPS एनालिसिस 90% ऑफ पेपर्स में नहीं आया हुआ है, ट्रेडिंग प्रोसीजर 90% ऑफ पेपर्स में नहीं आया हुआ है, सबसे ज्यादा जो आया हुआ है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ दिस, इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग, डिविडेंड डिसीजन, ये सारी चीजें। ठीक है, सेबी के रेगुलेटरी फंक्शंस और सारे फंक्शंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जरूर करके जाना है। प्राइमरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट के बारे में जरूर करके जाना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, पूरी सीरीज को फॉलो कर लो। लास्ट BST की एक वीडियो बची है जो मैं परसों लेके आने वाली हूँ अपनी क्या कहते हैं लास्ट वाले दोनों चैप्टर्स के ऊपर। ठीक है, मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर। एंड उसके अलावा इंडियन इको हमारे पास बच रही है, तो इंडियन इको की वीडियोस भी अब रेगुलरली आने वाली है। ठीक है, हम मिलते हैं आज रात को 8 बजे अकाउंट्स की वीडियो के साथ। अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं रात को 8 बजे अकाउंट्स की वीडियो के साथ।